सस्ती नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस विशेष बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर। रायगढ़ किले में आयोजित कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान जमकर हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद समेत राज्य के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वियना में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार गोलमेज सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों से भारत में निवेश का किया आग्रह। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। लखनऊ में गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से, वहीं हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान का कहर। बिहार में बारिश और वज्रपात के चलते अब तक करीब 80 लोगों की मौत। आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह शिवाजी के समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भाग लेने की उम्मीद है। इसके बाद गृह मंत्री गुजराती साप्ताहिक चित्रलेखा के 75वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम वेस्ट मुंबई स्थित मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को अलग अलग जिलों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे लाइन जाम कर दी। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिले में दोपहर बाद हिंसा भड़की। सूती में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों द्वारा NH 12 जाम करने से सूती और शमशेरगंज में हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला हुआ और पथराव शुरू हो गया। आंसू गैस के कई राउंड दागे जाने से हालात काबू में नहीं आ पाए। आखिरकार BSF को बुलाना पड़ा। दक्षिण 24 परगना के अमतला में ऐसी ही स्थिति हुई, जहां भीड़ ने पुलिस वाहन को नष्ट कर दिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हुगली और अन्य जिलों में कई जगहों पर हालात हिंसक हैं। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल CV आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। CV आनंद बोस ने कहा, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. The state is prepared. All action will be taken against miscreants. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Bengal deserves peace. Bengal will get peace.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आई हैं। ये यात्रा कई मामलों में ऐतिहासिक रही। करीब 3 दशक में भारत के किसी राष्ट्रपति की दोनों देशों की ये पहली यात्रा थी। द्रौपदी मुर्मू से पहले आखिरी बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने 29 साल पहले स्लोवाकिया का दौरा किया था, जबकि पुर्तगाल की यात्रा 27 साल के अंतराल के बाद हुई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने बताया कि कानून विरोध के नाम पर जो उपद्रवियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता खो चुकी हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डायमंड हार्बर जिले के दक्षिण 24 परगना के अमतला चौरास्ता भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस असहाय होकर देखती रही और हथियारबंद भीड़ लगातार उत्पात मचा रही है। और तमिलनाडु की सियासत में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा और AIADMK ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर NDA के रूप में साथ लड़ेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये चुनाव 2 सत्रों पर लड़ा जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIADMK नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में। अमित शाह ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विश्वास और विकास का गठबंधन है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और तमिलनाडु में एक बार फिर NDA की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर साथ काम करें। मुझे खुशी है कि AIADMK NDA परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य NDA सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य की पूरी लगन से सेवा करेंगे। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान MGR और जयललिता जी के सपने को पूरा करे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी DMK को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। वित्त मंत्री आज वियना में ऑस्ट्रियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री वॉल्फगैंग हैटमांसडॉर्फर के साथ मिलकर वहां की विभिन्न कंपनियों के साथ एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत के बीच निवेश और व्यापार साझेदारी के कई अवसर हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रियाई सरकार में यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री बीट मेनल रिसिंगर से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की अत्यंत सफल यात्रा भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हुई। और देश भर में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम के प्राकट्य के 6 दिन के बाद हनुमान का प्राकट्य हुआ था। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन जारी है। टीम लगातार 5वां मुकाबला हार गई। शुक्रवार को चेन्नई में खेले गए मैच में टीम का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से था। मैच में केकेआर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। जवाब में केकेआर की टीम ने 10.1 ओवर में 2 विकेट पर 107 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को। नमस्कार।